हाँ आवाज। हेलो, गुड इवनिंग। जेआईवी का एग्ज़ाम का डेट आपको पता ही है। और डेली अब अगर एक एक यूनिट करेंगे तो ही हमारी कंसंट्रेशन बनेगी। और मॉर्निंग में आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे टूर सर का था। वो थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि डेली अब एक एक टॉपिक पढ़ना है, समझना है, और इस तरह से पढ़ना है कि आपके एग्ज़ाम तक उसकी जो मेमोरी आपके माइंड में रहे, और जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं उसके क्वेश्चन कर पाएँ। क्लास जो यहाँ होती है उन टॉपिक पर एक दिन के अंदर कोई ना कोई रिवीजन या हल्का सा आप बुक को रिवाइज जरूर कर लें, हल्का सा रीडिंग कर लें, कुछ ऐसा करें कि 15 मिनट में वो पेजेस पलट लें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअल फंड पढ़ा था, म्यूचुअल फंड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। आज हम जो कवर करेंगे उसकी थ्योरी कवर करेंगे। आपकी स्क्रीन पर वो थ्योरी आ गया है, और माइक मैंने आपके बंद कर दिए क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। ये क्लास जेआईबी सीआईबी प्रमोशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी बैंक में आप हैं तो सब इम्पोर्टेंट ही है। चलिए, कॉन्सेप्ट पूरा हो गया था। जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे। थ्योरी पे आ रहे हैं सीधे सीधे। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, मैंने आपको समझा दिया था कि म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट की बात आ रही थी तो यहाँ पे कुछ नेम आ गए हैं। म्यूचुअल फंड इज ए सेटअप ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, मैंने बोला था ट्रस्ट, विच हैज स्पॉन्सर ट्रस्टी। तो अब इसमें क्या होता है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो स्पॉन्सर ट्रस्टी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी मिल करके एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, और उसमें एक कस्टोडियन होता है जो आपकी सिक्योरिटीज को रखता है। ठीक है, अब यहां बोला ट्रस्ट इज स्टेब्लिश बाय स्पॉन्सर, ए स्पॉन्सर और मोर देन वन स्पॉन्सर। तो बिल्कुल उस तरह से जैसे कंपनी होती है तो कंपनी में पार्टनर होते हैं, उसी तरह ट्रस्ट में स्पॉन्सर होते हैं। जैसे कंपनी में पार्टनर होते हैं उसी तरह ट्रस्ट में स्पॉन्सर होते हैं। ठीक है, और स्पॉन्सर इज ए लाइक अ प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, जो मैंने बात बोली। द ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड होल्ड इट्स प्रॉपर्टी। अब जो ट्रस्टी होता है उसका क्या रोल है, ट्रस्टी क्या करता है, म्यूचुअल फंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो यूनिट होल्डर जो होते हैं उनके लिए होल्ड करता है। An AMC approved by SEBI manages all the funds by making investment in various type of security। ठीक है, बताया था कि ये जो ट्रस्टी होते हैं ये एएमसी के थ्रू, एएमसी क्या करती है कि जो सेबी के थ्रू अप्रूव होती है, और जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उस फंड का मैनेज करती है, और वेरियस टाइप में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। अ कस्टोडियन हु इज ऑल्सो रजिस्टर विद सेबी होल्ड्स द सिक्योरिटी, यानी जो प्लस माइनस होती है सिक्योरिटी की वो कस्टोडियन के वहां होती है। ठीक है, द ट्रस्टी आर वेस्टेड, trustees are vested with the general power of superintendence and direction over the एमसी। कहने का मतलब जो ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी एक तरह से सेटअप करते हैं उस एएमसी को, और वो एएमसी को
एंड डायरेक्शन ओवर द एएमसी, एएमसी को डायरेक्ट करते हैं कि ऐसे काम करो। दे मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑफ द सेबी रेगुलेशन बाय द म्यूचुअल फंड। तो ये थोड़ा सेविंग इसका वो था कि कौन कौन लोग उसमें होते हैं, ठीक है। अब बात आती है डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। तो पुरानी बुक में ये चीज कैंसिल हो गई है, और न्यू बुक में हम न्यू बुक से लेके चल रहे हैं। न्यू बुक में उस चीज को चेंज कर दिया, तो ये जो क्रॉस लाइन से है ये सब चेंज हो गया है, उसको थोड़ा सा रीडिजाइन किया है। रीडिजाइन क्या किया वो देख लेते हैं। पुरानी बुक में जो है ये, हालांकि सारी चीजें मैंने उस क्लास में डिस्कस करी थी, लेकिन रीडिजाइन किया। अब रीडिजाइन कैसे किया इसको जरा ध्यान से देखिए कि 2017 में 2007 में एसबीआई है, सेबी हैज क्लासिफाइड द म्यूचुअल फंड द फॉलोइंग कैटेगरी। तो हमने कई टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड पढ़े थे, तो यहाँ पे उनको ब्रॉड कैटेगरी दे दिया। जैसे सबसे पहले इक्विटी स्कीम दिया, हमने बताया था इक्विटी स्कीम में 70 से 100% ये इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, मतलब कोर शेयर में होता है। डेट स्कीम में बताया था 0 से 30%, और हाइब्रिड में बताया था 50 से 100% इक्विटी में होता है, बाकी 50% उसमें होता है, ठीक है। अब यहाँ बात आई कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, ये दो यहाँ पे कैटेगराइजेशन है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड से मतलब है जैसे आपका रिटायरमेंट सॉल्यूशन, कोई रिटायरमेंट टाइप की स्कीम है, वो इसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है, और मिसलिनियस स्कीम। तो इसलिए 5 कैटेगरी। तो आपको ध्यान होगा ये हमने 3 जो नाम बताए थे, उसमें बताया था एज, रिस्क और उसका बताया था, अगर आपको ध्यान है तो, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ देख लेंगे तो सबसे पहले इक्विटी स्कीम की बात आई, कौन कौन सी स्कीम इक्विटी में डिफाइंड होती है। तो क्या बोला इसने, देखो जैसे मान लिया कोई मल्टी कैप स्कीम है, और उसने बोला लार्ज कैप। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने इस बात को बताया था कि कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड होते हैं। मल्टी कैप माने जिसमें कई तरह का मिक्स होता है। तो इसने बोला इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% ऑफ टोटल एसेट यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। और ये स्कीम कैसी होती है, ओपन एंडेड। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी में होता है, ठीक है। कहाँ पर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्योंकि इसका नाम है मल्टी कैप, हर तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। लार्ज कैप की बात करेंगे तो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा, और 80% तक इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप बोलेंगे तो कुछ लार्ज में लगेगा, तो इसने बोला हुआ देखो लार्ज कैप कंपनी में 35%, और मिड कैप में भी 35%। फिर प्योरली मिड कैप है, प्योरली स्मॉल कैप है। तो यहां पर क्या होगा, जब अगर प्योरली मिड कैप है तो कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, मिड कैप कंपनी में। स्मॉल कैप है तो कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, स्मॉल कैप कंपनी में। ये उस स्कीम का फीचर्स बता रहे हैं कि कोई अगर मिड कैप फंड की स्कीम आएगी तो वो ओपन एंडेड होगी, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा, और वो मिड कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगी। आपको ध्यान होगा हमने बताया था डिविडेंड यील्ड वाली स्कीम, जिसमें डिविडेंड मिलता है आपको, तो उसमें ओपन एंडेड होगी, इक्विटी स्कीम होगी, और डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगी। अब डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक कौन से होते हैं, ऐसे शेयर्स जिसमें रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है, और वो पर्पज ये होता है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दें और आपको बीच में जो है बीच बीच में उसमें पैसा मिलता जाए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड और फोकस्ड फंड। देखिएगा वैल्यू फंड क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, क्योंकि इक्विटी की जितनी स्कीम होती है सब ओपन एंडेड होती है, ठीक है। ओपन एंडेड होते हैं, और यहाँ पे कहाँ कर रहा है, स्कीम शुड फॉलो अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड 65%। तो ये वाले वैल्यू फंड में क्या बोला उसने, उसने कहा फॉलो ए वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है उसमें। कॉन्ट्रा फंड में कई बार नाम आता है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काफी अच्छा चलता है, तो उसमें ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, और क्या है, फॉलोइंग कंट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, स्कीम शुड फॉलो ए कंट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। और कंट्रेरियन का मतलब कि कुछ अलग हटके काम कर रही है, ठीक है। फोकस्ड फंड,
फोकस फंड में क्या है, उन्होंने पहले से बताया कि हमारा इन्वेस्टमेंट इस जगह फोकस होगा, या तो वो कैपिटलाइजेशन के बेस पे होगा या सेक्टर के हिसाब से। जैसे मिनिमम मैक्सिमम उसने 30 स्टॉक ले लिए, तो वो पहले से फोकस्ड फंड है। अब ये क्या, सेक्टरल और थेमेटिक। अब सेक्टरल में केवल उसने क्या करा, एक सेक्टर पकड़, नेम ऑफ द सेक्टर, ठीक है, और नेम ऑफ द थीम, वो किसी स्पेशल थीम या सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये आता है ईएलएसएस, जिसको हमने बताया था कि एटीसी में इसमें बेनिफिट मिलते हैं, यानी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन कई बार आता है, जो टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं उनको म्यूचुअल फंड में क्या बोलते हैं, तो आप आंसर करेंगे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस स्कीम बोलते हैं इसको, ठीक है। जिस तरह से हमने इक्विटी स्कीम पढ़ी, उसी तरह से हम पढ़ेंगे अब डेट स्कीम। तो डेट स्कीम में हमने बताया कि कि 70 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट इसमें कहाँ होगा, डेब्ट सिक्योरिटी में, या ऐसा बोल सकते हैं कि 0 से 30% कहाँ होगा, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। इक्विटी का मतलब बिल्कुल कोर शेयर में, डेट का मतलब जहां पे डिबेंचर और बॉन्ड पे भी इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं डेट स्कीम में कौन सी। तो डेट स्कीम में अधिकतर जो स्कीम होती हैं वो लेस रिस्की, लेस रिटर्न, लेकिन तो कुछ फिक्स टाइप का रहता है उसमें। तो ओवरनाइट फंड, यानी एक ही रात के लिए आपने इन्वेस्टमेंट, आपके पास 5 करोड़ रुपए है, आप एक ही रात के लिए इसमें लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। ऐसे ही लिक्विड फंड, लिक्विड फंड में बोला कि यहां जो पैसा लगेगा वो डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटी, क्योंकि ये दोनों जो चीजें होती हैं इसमें पेमेंट तुरंत मिल जाती है, इसीलिए इनको लिक्विड फंड बोलते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम समय वाली, तो उसमें बोला बिटवीन 3 to 6 मंथ। लो ड्यूरेशन 6 to 12, बाकी एक ही चीज है। मनी मार्केट बिल्कुल साफ साफ है, कहां पे लगाएंगे वो, इन्वेस्टिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जहां पर 1 साल तक की मैच्योरिटी। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट में क्या है, 1 से 3 साल। मीडियम ड्यूरेशन, जहां पे 3 से 4 साल बोला हुआ है। मीडियम टू लॉन्ग, तो आपकी 4 से ज्यादा आ जाएगा, 4 to 7। इसमें केवल टाइम का फर्क आ रहा है, ठीक है। और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 7 ईयर। डायनामिक बॉन्ड, एन ओपन एंडेड डायनामिक डेट स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस ड्यूरेशन। कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो यहां पर कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा। तो वो ये बेसिकली जितने नेम आ रहे हैं कि इतने टाइप की स्कीम आई। क्रेडिट रिस्क फंड, अब देखो क्रेडिट रिस्क फंड में क्या है, इन्वेस्टिंग इन बिलो हाईएस्ट रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो कहां पर डालें, इन्वेस्टिंग इन बिलो हाईएस्ट रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो पैसा लगा रहे होंगे वहां देंगे आप। बैंकिंग एंड पीएसयू बिल्कुल साफ साफ है कि आपका पैसा कहाँ लगेगा, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो है बैंक्स में, या पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगेगा। गिल्ड फंड बताया था आपको, गिल्ड फंड में कहाँ लगता है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं वहां पर पैसा लग रहा है। गिल्ट विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन, तो इसमें बिल्कुल आगे की मैच्योरिटी कितनी होगी, 10 ईयर होगी, और बाकी वो गवर्नमेंट ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट की बात आ रही थी, तो हर एक में देखो उसने टारगेट दिया हुआ है कि कम से कम इतना पैसा वो गवर्नमेंट में लगाएंगे। फ्लोटर फंड, फ्लोटर फंड में क्या है, एन ओपन एंडेड डेट स्कीम प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट। तो जो मार्केट में इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फ्लोटिंग रेट का बेनिफिट होता है, वहां पर लगाएंगे इसको। थर्ड आता है हमारा हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड में हमने बताया था कि कुछ पैसा वो इक्विटी में और कुछ पैसा वो डेट में लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपका माइक खोलो, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपको बंद कर दिया है। कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। सर 9:30 से दूसरी क्लास होगी ना? 9:30 से सीआईबी क्लास होगी। हाँ सर, सर ये परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट पूछ सकते हैं क्या एग्जाम में?
अच्छा क्वेश्चन पूछा बहुत आपने। देखो पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको कॉमन सेंस रखना है कि इसमें जो आंसर्स हैं 70%, 65% और 85% का है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ रहे थे तो उसमें कहा कि वो, और ये बहुत मतलब हार्ड एंड फास्ट जैसा नहीं होता है। अब टू लिखा ओके। हुआ है ना उसमें, हाँ। तो कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? हाँ सर, ये कैपिंग किसको बोलेंगे सर? स्मॉल कैप, मिड कैप बोलते हैं, ये कैप किस? इसका मैं एक कॉमन वो देता हूँ, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसका। जी। 50 करोड़, 50 to 250 करोड़ और मोर देन 250 करोड़, जो कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट करती हैं। 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट को स्मॉल कैप बोल दिया आपने, 50 to 250 करोड़ को मिड कैप, और मोर देन 250 करोड़ को लार्ज कैप। ठीक है, और पूछिए। और सर इसमें अगर रिस्क की बात करें तो किसमें ज्यादा रिस्क है? स्मॉल, रिस्क मिड कैप? मैंने वो चार्ट में बताया था कि जो इक्विटी की स्कीम होती है, इक्विटी की स्कीम सीधे शेयर मार्केट के जो इक्विटी शेयर्स पे लगती है, तो अगर जहां पे पैसा लगा रखा है तो वहां अगर नुकसान होगा तो आपको सीधा सीधा नुकसान होगा। ठीक है, ओके। और पूछिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने से हम लोगों को एक्सप्लेनेशन में अच्छा लगता है कि कुछ हम और बता पाते हैं आपको। ये चार्ट हमने बनाया था, देखो इसमें वही तीनों नाम है। इक्विटी में रिस्क भी हाई है, रिटर्न भी हाई है, और लेस एज वाले करते हैं इसको। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना, तो यहाँ हाँ हमने सर। एक्सप्लेन किया था। और आपका जो केस स्टडी अगर आएगा 2 मार्क्स का, तो यही आएगा, आपको सिचुएशन देगा, आपको पूछेगा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करने का सजेशन देंगे आप। ठीक है, और पूछिए। हमने अभी इक्विटी और डेट स्कीम पढ़ी, कोई डाउट पूछिए। कोई डाउट नहीं है। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। आ गया समझ में सर। चलो गुड। और क्लास में लोग नहीं आ रहे हैं, वो पता लगेगा जब एग्जाम सामने आएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब आपका एग्जाम का बिल्कुल सटीक समय आ गया है, आप सब कुछ छोड़ के थोड़ा पढ़िए। जेआईबी में इस बार आपको 15 दिन मिल रहे हैं थर्ड पेपर के लिए। इट मीन्स थर्ड पेपर को साइड रख दीजिए, केवल फर्स्ट और सेकंड पेपर पर पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, और सेकंड पेपर में जो थ्योरी का होगा वो लास्ट वीक में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको याद भी रखना है। वो जो हमारा पेपर का लास्ट वीक होगा, उसमें जो डी मॉड्यूल है वो लास्ट वीक में पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक एक दिन क्लास होगी, 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी उस समय पर। और अभी एक अनाउंसमेंट ये है कि आने वाला कोई भी संडे सैटरडे अब आपका नहीं रहा, अब वो जेआईबी या सीआईबी का रहा है। मींस कि क्लासेस कितने भी घंटे की हो सकती हैं, मॉर्निंग 8 बजे के बाद रात के 11-12 बजे तक कोई भी समय आपको मिल सकता है क्लासेस के लिए। अपना फैमिली प्रोग्राम कोई बना रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो फिर वो जेआईबी अगले बार भी देना पड़ेगा, या सीआईबी। ठीक है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम। चलो, अब आ गए हम हाइब्रिड स्कीम पर। तो हाइब्रिड स्कीम में जैसे बात हुई थी कि इसमें डेट और इक्विटी दोनों होंगे। देखो यहाँ लाइन से देखिए कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन डेट, दोनों आ गए। जब हम इक्विटी की बात कर रहे थे तो सिर्फ इक्विटी की कर रहे थे, जब डेट की बात कर रहे थे तो हम सिर्फ डेट की। लेकिन हाइब्रिड स्कीम में दोनों
आते हैं। अब क्या है, 10 to 15% ये है, 75 to 90 ये है, सिंपल सा। बस यहाँ पे क्या है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम। तो कंजर्वेटिव में क्या किया बताओ, उसने किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है? कंजर्वेटिव माने ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो किस में करेगा? आप लोग आंसर दीजिए। दिया, डेट में। कंजर्वेटिव में डेट इधर है। बैलेंस हाइब्रिड में, बैलेंस हाइब्रिड में देखो उसको 50-50 टाइप का कर दिया। उसने कहा है इक्विटी में 40 से 60 और डेट में 60 to 40। वही हो गया ना, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये रहेगा, ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो ठीक है। वहां पर क्या था, यहाँ पे इक्विटी में 10 90 और 25 75। ठीक है। अब आते एग्रेसिव। तो एग्रेसिव अगर बात आएगी तो हमारा इक्विटी बढ़ जाएगा। तो क्या करा उसने, 65 है 35 और 80 है 20, यानी 65 से 80% वो इक्विटी में कर देगा। ठीक है। आया डायनामिक एसेट एलोकेशन। तो डायनामिक में क्या होगा, चेंज करता रहेगा, कभी वो इक्विटी में बढ़ा देगा, कभी वो डेट में बढ़ा। फिर आया मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट, कई तरह डिफरेंट 3 डिफरेंट एसेट में वो करेगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आपको आपसे एक आंसर पूछता हूं, एनपीएस में जब आप एनपीएस स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपसे कुछ पूछता है वो कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कराना है? कर हाँ सकते हैं सर, आंसर? उसका 2-3 ऑप्शन रहता है सर उसमें, कुछ पेंशन क्या रहता है, प्लान में कुछ रहता बताइए, याद आता है आपको? है। हाँ सर, एक HDFC पेंशन मैनेजमेंट प्लान करके था जो बिल्कुल, मैंने। आपसे 3 ऑप्शन लेता है वो। जी ठीक है। 3। तो ऐसा ही समझ लीजिए आप इसको, मल्टी एसेट एलोकेशन। वहां पे 3 कंपनी का नाम पूछता है। यहाँ पे क्या है, एन ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टिंग इन 3 डिफरेंट एसेट क्लास, इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लास, मिनिमम 10। तो क्या बोलता है कि 10 10 10 तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन इसको कुछ प्लस करके बैलेंस करेगा। ठीक है। अगला आता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में सुनिएगा, इन्वेस्टिंग इन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज ये होता है कि सेम टाइम में 2 मार्केट में एक से सेल करना, एक से बाई करना, उसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। एक जगह से सस्ती चीज लेके उसे दूसरे मार्केट में महंगा बेचना। तो आर्बिट्रेज फंड में क्या बोलता है, स्कीम फॉलोइंग आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड इतना। तो वो कहता है आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी से काम करता है, कहीं से लेता है कहीं खरीद बेचता है। इक्विटी सेविंग, एन ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, आर्बिट्रेज, डेट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65%, इस तरह से करके करता है। और इक्विटी स्कीम, इक्विटी सेविंग से मतलब क्या हुआ कि ये आपको इन्वेस्टमेंट में सेविंग करना बताता है कुछ। यहां देखो, मिनिमम हेज्ड अनहेज्ड टू स्टेटेड इन द एसआईडी। तो अब यहां पे एक बात सुनिएगा कि हैज क्या होता है। हैज वो होता है जो आपके नुकसान को एक लेवल पे जाके रोक देता है। अगर आपके इक्विटी का प्राइस डाउन जा रहा है तो आप हैज लगा देंगे कि भाई इसका वैल्यू 49 से डाउन नहीं जाना चाहिए, तो उतने पे वो सेल कर देता है। ठीक है, हैज लगाना। ठीक। अच्छा, अब अगला स्कीम क्या है, बहुत छोटा छोटा रह गया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मैंने आपको बताया था इसमें पेंशन प्लान यानी रिटायरमेंट प्लान। ठीक है। इसमें होगा क्या, आपसे पैसा ले लेगा, लेकिन यहां बोलता है कि लॉक इन पीरियड है इसमें 5 साल का, टिल रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर। चिल्ड्रन फंड, इसमें भी बोलता है लॉक इन पीरियड 5 ईयर एट चिल्ड्रन अटेन द एज ऑफ मेच्योरिटी। अदर स्कीम्स, अगर आपको याद होगा ये दोनों मैंने स्कीम कराई थी, बोलिए। याद है सर। कितना मुश्किल है ना पढ़ाई करना। मैंने आपको बताया था ये सर इंडेक्स फंड में वो पहले से डिसाइड करता है कि कौन से इंडेक्स में करता है।
करना है, बीएससी में करना है या एनएससी में करना है, तो वो जितना बोलेगा तो 95% का एसेट उस इंडेक्स में करेगा। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ईटीएफ का मतलब क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दूसरा मैंने बताया था फंड ऑफ फंड, डोमेस्टिक ओवरसीज। तो वहां पे क्या है, एक फंड से लेकर के दूसरे में इन्वेस्टमेंट कराएगा आपका, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट आया, न्यू फंड ऑफर। तो इसके बारे में हमने प्रोसेस तो बात करी सारी, लेकिन हम कुछ पॉइंट हैं, जैसे जब ये न्यू फंड ऑफर आता है तो इसने बोला कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड एक्सेप्ट ईएलएसएस। इसका मतलब ये है अगर कोई इनकम टैक्स वाली स्कीम आएगी उसको छोड़ते हुए एनएफए कितने दिन तक ओपन रहता है? कितने दिन तक रहता है? 15 15 days, दिन तक। 15 दिन। अच्छा, आईपीओ कितने दिन तक ओपन रहता है? 30 days, 30 days। हैं? 3 to 5। 3 to 5 days। लेकिन वो अगर 3 भाई to बीच 5 में तो छुट्टी है तो हॉलीडे में आता है, 3 वर्किंग ठीक डेज। है। 3 days sir, 3 working 3 days. वर्किंग डेज है, ठीक है। और ये बोलता है कि एनएफओ क्लोज पीरियड इन केस ऑफ ईएलएसएस स्कीम सेल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके लिए सेपरेट गाइडलाइन आती है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इनिशियल ऑफरिंग म्यूचुअल फंड स्कीम एलिजिबल फॉर आरजीएस, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, सेल बी 30 डेज। तो आरजीएसएस में अगर कोई आएगा तो 30 डेज, अदर में आएगा तो कितने डेज? 15 days. 15 days. हाँ, लेकिन ईएलएसएस का अलग रहता है, ठीक है। ईएलएसएस में टाइम ज्यादा देता है। आगे, म्यूचुअल फंड्स AMC shall make investment out of NFO proceeds only or after the closure of NFO period। मतलब सपोज कीजिए कि 15 दिन का है, तो जो पैसा फर्स्ट डे आ जाएगा, जो पैसा फर्स्ट डे आ जाएगा, कुछ पैसा लास्ट डे आएगा, तो इनका सबका इन्वेस्टमेंट कब करेगा? ओनली 15 days. आफ्टर द NFO पीरियड। जिस दिन वो डेट पूरी हो जाए उसके बाद ही इन्वेस्ट करेगा। और उसके बाद वो पूरा इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या, शुड अलॉट क्या, यूनिट Unit. और रिफंड ऑफ मनी एंड डिस्पैच स्टेटमेंट अकाउंट विद इन 5 बिजनेस डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ एनएफओ। यानी वो अपना पैसा जो है जैसे ही वो बंद होगा तो वो आपको उतने पैसे की यूनिट दे देगा या आपका पैसा वापस करेगा। अगर वो स्कीम नहीं चलाना चाहता है तो पैसा वापस भी कर सकता है। मान लिया उसको उतना पैसा नहीं मिला तो कहता है स्कीम हम नहीं चला रहे, ठीक है। ऑल द स्कीम shall be available for ongoing repurchase, sale, trading within 5 business days of allotment। जिस दिन आपको अलॉट हो जाएगा उसके 5 दिन के अंदर वो स्कीम क्या हो जाएंगी, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। However, mutual fund scheme eligible for RGS, the period within which mutual fund AMC should allocate the unit, refund money and issue statement of account within 15 days। तो RGS में कितने दिन का समय दिया उन्होंने? 15 दिन का। 15 दिन का दे दिया, ठीक है। अगला आता है प्रोडक्ट लेवलिंग। तो प्रोडक्ट लेवलिंग में ये लेवल ऑफ रिस्क का ये हटा करके थोड़ा चेंज कर दिया, और ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है। क्या है? पहले ये कलर के हिसाब से होता था, अब ये लेवल ऑफ रिस्क के हिसाब से आ गया कि भैया आपका म्यूचुअल फंड लो है, मॉडरेटली लो है, मॉडरेट है, मॉडरेटली हाई, यानी ये मिड पॉइंट हो गया, इधर को लो हो रहा है, इधर को हाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट को करना चाहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स 10 SIP वे। तो क्या बोलता है? द इजीएस्ट वे वुड बी स्टार्ट एन SIP और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। तो ये सिंपल बात है, मंथली क्वार्टरली आप कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है खास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर ऑफ NAV। तो नेट एसेट वैल्यू आपको कब पता लगेगी? तो 2 है, अगर नॉर्मल है तो आपको
रात को 9 बजे पता लग जाएगी, नॉर्मल है, ठीक है। और अगर फंड ऑफ फंड है तो नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे पता लगेगी। उसका रीजन ये है कि आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन तो रात को 9 बजे तक आपको मिलेगी, फिर आपको रात भर समय निकाल के आप सुबह उसको डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। राउंडिंग ऑफ एनओवी एनएवी, इसमें क्या 4 डेसिमल प्लेस पर होती है। जैसे आप अपने स्टेटमेंट में देखें एनएवी ऐसा आता है 14.6387 तरह आती है एनएवी, 4 प्लेसेस तक आती है, ठीक है। रीपर्चेज और रिडम्पशन प्राइस, रीपर्चेज और रिडम्पशन प्राइस क्या होते हैं? एन ओपन एंडेड स्कीम परचेजेस और रिडीम्स इट्स यूनिट फ्रॉम द यूनिट होल्डर। तो जितने में उस दिन का जो रेट होता है, जैसे आज आप सेल करने जाओगे तो जो कल का रेट था वो मिलेगा आपको, क्योंकि आप दिन भर में कभी भी सेल कर सकते हैं, तो कल रात तक का जो रेट था वो मिलेगा। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ईच स्कीम इज जनरली सीन दैट फंड हाउसेस स्टिपुलेट द एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मैंने बताया था कि जो रिकॉर्डिंग वाला सर दिक्कत ये हो गया। तो एग्जिट लोड वो होता है जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करके बाहर जाते हैं, तो जो कंपनी चार्ज लगाती है उसे हम एग्जिट लोड बोलते हैं, ठीक है। आगे है एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। अब कुछ स्कीम ऐसी भी होती है जिसमें एक गारंटी टाइप का कर देते हैं कि इतना जरूर मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, आपके पैसे को एक डेट फंड टाइप में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से कुछ ना कुछ रिटर्न फिक्स रहता है। यहाँ बोला हुआ a scheme cannot promise returns unless such returns are fully guaranteed by the sponsor or AMC. This is required to be disclosed in the तो अगर वो assured return वाली स्कीम होगी तो उन्हें अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में इस बात को बहुत फुल्ली एश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन कैपिटल मार्केट। तो जब हमने कैपिटल मार्केट का टॉपिक लिया, म्यूचुअल फंड का लिया, तो इतना हम समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड भी एक तरह से कैपिटल मार्केट में प्ले करता है, खेलता है, ठीक है। सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर एनी एंटिटी पर्सन engaged in marketing and selling mutual fund product to pass एक सर्टिफिकेट है। क्या सर्टिफिकेट है? NISM सर्विस 5th A क्या बोलता है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जाम कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, NISM बोलते हैं इसे, ठीक है। एंड देयरफॉर गेट रजिस्टर्ड विद, तो एग्जाम तो NISM करा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? एमफी, इसी को बोलते हैं एमफी सर्टिफाइड, ठीक है। एंड ऑब्टेन एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। आप पहले NISM का एग्जाम पास करेंगे, उसको आप रजिस्टर्ड कराएंगे एमफी में, और एमफी आपको ARN नंबर देगा, ठीक है। इन द केस ऑफ फर्म एंड कॉर्पोरेट, उस दिन कल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बैंक कैसे एग्जाम देगा ना, द एंटिटी नीडेड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एमपी स्टेटिंग देयर ARN, ऑल एम्प्लॉय ऑफ द रजिस्टर्ड एंटिटी engaged in selling marketing mutual fund must have to pass, ये बताया था ना मैंने कि आपको Yes, पास sir. करना है, कंपनी को नहीं करना है, Yes, ठीक sir. है। एंड ओपन रजिस्ट्रेशन फॉर एमफी, द एम्प्लॉय आर अलॉटेड एम्प्लॉय UIN, issued employee UIN card with their photograph. After obtaining ARN, the distributor need to get impaneled with AMC. Thereafter they can undertake the distribution. यानी अगर आपने एमफी का रजिस्ट्रेशन कर लिया और आप चाहते हैं ICC बैंक का म्यूचुअल फंड बेचना, तो आपको ICC बैंक के AMC में अपने आप को क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर। रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा बोला हुआ है कि जो म्यूचुअल फंड के वो कंपनी होती है वो 1.5 to 2.5% तक क्या करती हैं, क्या देती हैं? कमीशन देती है, ठीक है।
और एज brokerage commission to the distributor, the bank also get an additional avenue of earning fees. तो बैंक को क्या होता है, क्रॉस सेलिंग से इनकम मिलती है. फर्दर द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट also suit their bucket of financial product which could be sold under one roof. तो एक तो सही कहते हैं कि बकेट मतलब उसके वहाँ म्यूचुअल फंड भी मिल रहा है, उसके वहाँ हाउसिंग लोन भी मिल रहा है, और इसी तरह जो अगला टॉपिक है उसी के वहाँ इंश्योरेंस भी मिल रहा है. ठीक है, क्लियर हुई बात? कोई डाउट है किसी को? पूछिए, डाउट पूछिए. अब इसी में से म्यूचुअल फंड में आपको उम्मीद होनी चाहिए कि 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना. गलत होना है सही होना है बताओ. डाउट है पूछिए. सर, अगर एमफी की एग्जाम दिया, सपोज स्टेट बैंक का एजेंट बने, हाँ. एमफी एग्जाम देके, हाँ. अगर हाँ. मुझे लग रहा है कि एसबीआई के जो प्रोडक्ट्स है, सपोज आईसीआईसीआई के बेटर है या फिर एचडीएफसी के बेटर है, तो एज अ साइमल्टेनियसली दोनों एग्जाम दे सकते मैं हैं. बताता हूँ. अगर आप बैंक एम्प्लॉय नहीं है तो आप एक एग्जाम देके कई कंपनियों के एआरएन ले सकते हैं. अच्छा. लेकिन क्योंकि आप बैंक एम्प्लॉय हैं तो आपको बैंक परमिट नहीं करेगा. अच्छा. ठीक है. जो आपने देखा होगा जब आपके वहाँ कोई म्यूचुअल फंड सेल करने आता है तो वो आईसीसी का भी बेच देता है आपको, एसबीआई का भी बेचता है, क्योंकि उसने अपने आप को वहाँ के एएमसी में क्या करा रखा है, रजिस्टर्ड करा रखा है. एग्जाम उसने एक ही पास किया है. ठीक है, एग्जाम एक ही पास किया है. आपका नाम क्या है? सचिन अहिरे. अच्छा, आपके इसमें जूम में नेम कुछ और आ रहा है ना? हाँ सर इसमें ये मिसेस का है. सर एक क्वेश्चन था. हाँ बोलिए. सर ये कह रहे हैं कि जैसे ये म्यूचुअल फंड के जो मतलब है पे करेंगे, म्यूचुअल फंड कह रहा है म्यूचुअल फंड पेज अराउंड 1.2 to 2.5% एज ए बिजनेस ब्रोकरेज पे करता है डिस्ट्रीब्यूटर को. तो बैंक के लिए अर्निंग कैसे हो जाएगी? बैंक की अर्निंग ऐसे होगी, बैंक ने मान लिया 200 करोड़ का म्यूचुअल फंड बुक करा लिया. जो अपने कस्टमर है ना बैंक के, उनसे बोला बड़ा अच्छा स्कीम आया लगा दीजिए. किसी ने 20,000 लगाया, किसी ने 25,000 लगाया, ऑल ओवर इंडिया की ब्रांचों ने लगाया. तो जितना 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 1.5 से 2.5% तक का इंसेंटिव वो बैंक को देता है. अब बैंक क्या करता है, कुछ जीएम को देता है, कुछ डीजीएम को देता है, कुछ एजीएम को देता है, कुछ ब्रांच मैनेजर को और कुछ एम्प्लॉय को. होता है ना ऐसा? तो सर ये जो ये एमसी देती होंगी सर ये पैसा? नहीं, एमफी कमीशन नहीं देती. कमीशन देता है म्यूचुअल फंड कंपनी. लेकिन सर कमीशन पे तो आरबीआई का रोक लगा हुआ है, ये तो वैसे नहीं दे सकते बैंक. किस में? कोई भी ये जो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो इंश्योरेंस वाला हो. नहीं तो उसका सर्कुलर आया था. नहीं, अभी मिलता जो है, है, कमीशन अभी मिलता आप लोग एक चीज बताइए, क्या आपकी ब्रांच में म्यूचुअल फंड सेल हो रहा है? वो तो होता है लेकिन कमीशन तो नहीं दे सकते. वतन उसका सर्कुलर आया था वो, या फिर जो घुमाने ले जाते थे जो करते थे ना, वो सब पे रोक हाँ. लगाया था. अच्छा 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 अच्छा. वो यही जो बात. कहते थे दुबई का यात्रा, मलेशिया का, है ना? हाँ वो सब रोक दिया था. हाँ. तो लेकिन कमीशन बंद नहीं हुआ होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो सेल होगा तो कौन सेल नहीं, करेगा? बंद क्यों नहीं होगा. कराओगे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट? डायरेक्ट बैंकर्स को नहीं दे सकता ना, बैंक को दे सकता है, लेकिन उसका एम्प्लॉय को नहीं देता है इंसेंटिव. बाकी और जरिए से दे सकता है, कुछ और उसका जरिया और बना लिए होंगे इन लोग, लेकिन वैसे नहीं दे सकता. अच्छा, सेंट्रलाइज लेवल पे आता है सर, सेंट्रलाइज लेवल पे आता है. मतलब कहने का मतलब है कि बैंक को दे देगा लेकिन बैंक उसको पैसे को अपने एम्प्लॉय को नहीं देगा. आरबीआई तो यही बोलता है एम्प्लॉय को नहीं दे सकता ऐसे. मतलब अब जो ये तो पहले कोई आप में कंपनी से से कोई इंसेंटिव अगर मिलता था ना एम्प्लॉय को, जिसका वो है लाइसेंस या हाँ फिर जो सर्टिफिकेट कर लगा रखा है, तो पहले हाँ डायरेक्ट आता था अकाउंट में, आजकल नहीं है वो. अच्छा चलो. हाँ तो उसका रीजन ये हुआ कि सब लोग अपना सेविंग बैंक का डिपॉजिट उठा उठा के म्यूचुअल फंड लगवा देते थे ना. यही अब हो वो सकता चाहे है जो उसका भी रहा रीजन. हो, लेकिन वो बंद कर दिए थे. अच्छा चलो,
सर अच्छा लेकिन ये एक सब मिनट, हाँ चीजें, सर ये हाँ सब बोलो। चीजें आरएम तक तो सब सर्कुलेट होता है, लेकिन फिर जो एक्चुअल एम्प्लॉय जो काम करेगा उसे ही देने में मनाही क्यों करते हैं? तो मना वो आरएम तक भी नहीं जाएगा, नहीं, जैसे अभी ये ऑथेंटिक में बता रहे हैं आराम ना। को भी नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिलता ऑथेंटिक हाँ को। हाँ, वो जो आप बता रहे हैं उसके ऑथेंटिक नहीं अकॉर्डिंग मिलेगा किसी को सर। नहीं मिल सकता। अब इसमें आप में से कोई अगर रीजनल ऑफिस जोनल ऑफिस में होंगे, डील कर रहे होंगे, वही बताएंगे सही आंसर। नहीं सर, इसमें कहने का मेरे ख्याल से ये मतलब है कि पहले जो म्यूचुअल फंड कंपनी थी ना, वो क्या करती थी कि जैसे हमने म्यूचुअल फंड बेचा तो वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को देती थी, बैंक के थ्रू नहीं वो आता गलत था था। वो। हाँ हाँ, ये मेरे को भी ऐसा इस ही लग पे रहा, रोक सही कह लगी रहे हैं है। आप। हाँ, वो अंडर द टेबल जो देते थे ना। हाँ, जैसे हमने म्यूचुअल फंड वाला आया, थर्ड पार्टी सेल्स वाला, वो म्यूचुअल फंड कंपनी से आया, बोला सर आप ना इतने इतने हजार का म्यूचुअल फंड करा दोगे कस्टमरों से तो हाँ, डायरेक्टली तो हम आपको 1% मैं इतना दे दूंगा। कमीशन देंगे। हाँ सही, तो ये भी वो हो चीज सकता बंद है। हुई है। चलो, बाकी मतलब बैंक की कहने का तरफ से मतलब है तो कि कॉरपोरेट एक एजेंट को जो मिलना था वो तो मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट बाहर से जो चलता था वो बंद हो गया ना, ऐसा कुछ कह रहे हैं। जी सर, जी सर। चलो, अच्छा कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। जी सर, एक्चुअली इंसेंटिव पूरी तरह से बंद हो गई है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। हो गई है। बैंक को मिलेगी बट एम्प्लॉय को किसी को नहीं मिल सकती है। अच्छा, ये ऐसा मैडम ने पहले बिल्कुल अल्टीमेट पहले आंसर दे एम्प्लॉय दिया। को, हाँ, पहले मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ, दैट्स व्हाई आई एम जी से। जी जी जी। ये पहले क्या होता था, कॉर्पोरेट ऑफिस से ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट होते थे, बट अभी वो हाँ पूरी हाँ तरह बंद हो गया है, किसी को नहीं दिया जाता है, हाँ, तो बट ये जो बैंक को आपकी मिल जो रही है। सर ने पहले बताया, इसका मतलब वही हो गया है। हाँ। हाँ, ठीक है, गुड। चलो, इसके जो 4-5 क्वेश्चन है, देखो सर जो हमने अभी एक म्यूचुअल फंड क्वेश्चन का पढ़ा है। सर, जो हाँ एनएवी के क्वेश्चन है ना, एनएवी गिनने हम्म, वाला क्वेश्चन, वो हो हाँ सकते हैं क्या, जेआईबी में आ सकते हैं क्या? आया हुआ है मैडम। तो सर इसमें तो कहीं पे भी नहीं दिया है बुक में कहीं पे। अरे इसमें तो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं दिया, एग्जाम में आता है। एनएवी का क्वेश्चन आया हुआ है ओके, एआईबी में। ठीक है, एनएवी के क्वेश्चन में मैं एक टिप्स देता हूं आपको कि आपको क्या करना है, उसका जो कैपिटल है उसको ऐड करना है और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है उसे। ठीक है, कैपिटल। सर फॉर्मूला लिख दोगे क्या प्लीज? फॉर्मूला इसमें बुक में लिखा है ना। इधर देखिए, टोटल मार्केट कॉस्ट, मार्केट, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब आज की डेट में उन जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका कॉस्ट है माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्सपेंसेस का मतलब कंपनी अपने एक्सपेंसेस काट लेती है उसमें से। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करिए। जरा आप 4 क्वेश्चन जल्दी से करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड इज सेटअप इन द फॉर्म ऑफ, कैसे होते हैं? ट्रस्ट। ट्रस्ट की तरह। ठीक है, दूसरा, म्यूचुअल फंड हैज अपार्ट फ्रॉम स्पॉन्सर, एक तो स्पॉन्सर होता है उसमें, और कौन होते हैं? ट्रस्टी होता है, All ट्रस्टी होती है, और कस्टोडियन, चार अराउंड होते में। हैं। तीन होता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज टू, क्या करती है वो? एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या काम करती है? फंड लेती है सर, फंड को मैनेज करती है सर। बी सर, मैनेज द फंड। फंड को इन्वेस्टमेंट करती है वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी में। हाँ, एनएवी इज टू बी डिस्क्लोज बाय द म्यूचुअल फंड एट द पीरियडिकली, कब होती है एनएवी? डेली। डेली, डेली बेस पे। डेली आता है। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक से हटा दिया गया। द एम ऑफ द बैलेंस फंड इज टू प्रोवाइड, एम क्या करता है जो बैलेंस फंड में? बोथ ग्रोथ एंड रेगुलर इनकम। हाँ, क्योंकि उसमें हमने बोला था कि इसमें इक्विटी के लिए ग्रोथ हो गया और बैलेंस के लिए इनकम हो गया, वो सॉरी डेट के लिए। रेगुलर इनकम कौन से फंड से आ सकती है आपको? डेट से। ग्रोथ कौन से हो सकती है? इक्विटी से। हाँ, 7th वाला, एज पर सेबी गाइडलाइन एनी एंटिटी पर्सन एंगेज इन द मार्केटिंग एंड सेलिंग म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू पास, क्या करना पड़ता है?
एमफी से आते थे इससे NIS ऑप्शन सर। NIS से NIS पास में करना पड़ता है। और और रजिस्ट्रेशन MP का नंबर किससे लेता है? MP एमफी से। ठीक है, बाकी इसके है इंश्योरेंस कंपनी के, तो इंश्योरेंस कंपनी का टॉपिक पे ही करेंगे। ठीक है, और कल के लिए एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। कल जो क्लास होगा पूरा पूरा JIB का क्लास होगा। नेक्स्ट डे जो क्लास होगा पूरा पूरा CIB का क्लास होगा। ये ऐसा इसलिए किया है कि आपको एक दिन रिवीजन का मिले, जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें। ठीक है, क्लियर? कल हम पूरा इंश्योरेंस कवर करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस में से भी क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। कल हम इंश्योरेंस करेंगे, इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है सर अब ये हाँ बोलिए। अकाउंट्स वाले का डी मॉडल 15 हाँ वो करेंगे एक वीक पहले, उसमें रिवीजन का गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। अच्छा क्योंकि इससे ना की अगर का आप 2-3 अकाउंट्स दिन का पहले क्लास पढ़ सर। के जाएंगे तो वो याद रहेगा आपको। ठीक है, सर बाकी अकाउंट्स क्लास कब से होगा सर? 15 से लगातार एक दिन में एक एक टॉपिक होगा, उसमें एक दिन में एक टॉपिक। ओके ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। आप लोग आपको कहीं जाना नहीं है, आपको वहीं बैठे रहना है और पढ़ना है। ठीक है, वो तो मैं इसलिए चलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है इसके बाद CIB का क्लास लेना है। ठीक है, CIB वाले स्टूडेंट आप चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं